बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मैं सलमान रशीद आपके साथ हूँ और आज हम फायर इंटरव्यू सेशन पार्ट 3 के ऊपर बात कर रहे होंगे। और इसमें जो हम आज स्टार्ट लेंगे वो ऑक्सीजन डेफिशिएंट एटमॉस्फेयर से लेंगे, क्योंकि एक अक्सर सवाल किया जाता है इंटरव्यू के दौरान में कि ऑक्सीजन डेफिशिएंट एटमॉस्फेयर क्या है। तो हमें समझना होगा कि किसी भी कन्फाइंड स्पेस एरिया में जब भी ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन 19.5% से बिलो होती है तो उस एरिया को हम ऑक्सीजन डेफिशिएंट एटमॉस्फेयर कहते हैं। यानी उस एरिया के अंदर जो एटमॉस्फेयर है वो नॉर्मल नहीं है, वहाँ ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी है, क्योंकि ऑक्सीजन का लेवल हमें बता रहा है कि वो 19.5% से बिलो है। तो ऐसे तमाम एरियाज़ को जहाँ पे ऑक्सीजन का लेवल 19.5% से बिलो होगा हम उसको ऑक्सीजन डेफिशिएंट एटमॉस्फेयर कहेंगे। और ऐसे एरिया में आप विदाउट सेल्फ कंटेन ब्रीथिंग अपरेटस या सप्लाइड एयर ब्रीथिंग अपरेटस के बगैर आप एंट्री उस एरिया में नहीं करेंगे। इसी तरह से एक सवाल किया जाता है कि ऑक्सीजन एनरिच एटमॉस्फेयर क्या है। तो सिमिलरली जिस तरह से ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होती है ऐसे ही ऑक्सीजन की एनरिचमेंट भी होती है। मल्टी गैस मॉनिटर से जो हम नॉर्मली ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन चेक कर रहे होते हैं वो हमें 20.8% या फिर 21% ऑक्सीजन बता रहा होता है। लेकिन जब भी ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन 23.8% से ज़्यादा होती है तो ऐसे एरिया के एटमॉस्फेयर को हम कहते हैं ऑक्सीजन एनरिच एटमॉस्फेयर है। और ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होता है, क्योंकि ऑक्सीजन की एनरिचमेंट किसी भी इस तरह के एरिया में ख़तरनाक होती है। और अगर वहाँ ज़रा सा भी कोई सोर्स ऑफ इग्निशन या स्पार्क वहाँ का प्रोविज़न वहाँ पे मिल जाता है तो वहाँ बहुत तेज़ी के साथ आग लग जाएगी, क्योंकि कंसंट्रेशन ऑक्सीजन की वहाँ पर बहुत ज़्यादा है। और ये कंडीशन जो है वो किसी भी सिग्निफिकेंट फायर या एक्सप्लोजन रिस्क को बढ़ा देते हैं, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि ऑक्सीजन जो है वो इन्हांस करती है फ्लेमेबिलिटी ऑफ मटेरियल्स को, आग लगने में बहुत ज़्यादा मदद करती है। इसी तरह से दो टर्मिनोलॉजी यूज़ की जाती हैं, व्हाट इज़ एक्टिव फायर प्रोटेक्शन और व्हाट इज़ पैसिव फायर प्रोटेक्शन। तो इसको भी हमें समझना पड़ेगा कि एक्टिव फायर प्रोटेक्शन जो होती है उसको हम उसके अंदर इंक्लूड करते हैं वाटर स्प्रिंकलर सिस्टम, डेल्यूज सिस्टम, वाटर स्प्रे सिस्टम, जो कि प्रोसेस इंडस्ट्रीज़ के अंदर प्रोटेक्शन ऑफ स्टोरेज वेसल्स, प्रोसेस प्लांट, लोडिंग इंस्टॉलेशंस या फिर वेयर हाउसेज, यहाँ पर हम इनको इंस्टॉल करते हैं ताकि हमारा इक्विपमेंट जो है वो प्रोटेक्ट रहे। और ये जो सिस्टम है ये करता क्या है, ये फायर को कंट्रोल करता है, फायर को एक्सटिंग्विश करता है, स्प्रेड होने से रोकता है, प्रॉपर प्रोटेक्शन देता है। और कुछ एप्लीकेशंस में हम एरिया के अंदर फोम पोरर्स या फिक्स मॉनिटर्स भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जो कि एक एप्रोप्रिएट मेथड होता है ताकि हम वहाँ पे अच्छे से पानी का स्प्रे वहाँ पे कर सकें। तो इस तरह के जितने भी सिस्टम हैं, डेल्यूज, स्प्रिंकलर, फिक्स वाटर सिस्टम, आपका फिक्स गैस सिस्टम हो गया, ये तमाम के तमाम आपके एक्टिव फायर प्रोटेक्शन में शुमार होते हैं। जैसी आग लगती है फ़ौरन से इनका इस्तेमाल करते हैं ताकि आग को कंट्रोल कर सकें। अब जो सेकंड टर्मिनोलॉजी है पैसिव फायर प्रोटेक्शन, पैसिव फायर प्रोटेक्शन जो है ये ऐसे कंपोनेंट होते हैं किसी या सिस्टम होते हैं किसी भी बिल्डिंग के अंदर जो आग लगने की सूरत में उस पर्टिकुलर मटेरियल को सेव करते हैं एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए। फॉर एग्जांपल इसके अंदर फायर वॉल्स आ जाती हैं। आपने देखा होगा ट्रांसफार्मर एरिया लगे हुए हैं, किसी पावर प्लांट का अगर आप विजिट करते हैं तो डिफरेंट ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं, उन ट्रांसफार्मर के बीच में मोटी एक फायर वॉल होती है। उसका मकसद क्या होता है कि अगर एक ट्रांसफार्मर के ऊपर आग लग जाती है खुदा न खास्ता किसी भी वजह से, तो उस आग का जो स्प्रेड है वो दूसरे ट्रांसफार्मर तक ना पहुंचे और बीच में आपने एक प्रोटेक्शन वॉल दी हुई है। इसी तरह से जब आप कंपार्टमेंटाइजेशन की बात करते हैं तो एक बड़ा सा वेयर हाउस है, उसके अंदर आपने 3-4 कंपार्टमेंट कर दिए हैं और हर एक कंपार्टमेंट से दूसरे कंपार्टमेंट के बीच में आपने एक कहना चाहिए फायर डोर लगा दिया है। अब इस फायर डोर को एक्टिवेट करने के लिए आप स्मोक डिटेक्टर और हीट डिटेक्टर का सहारा ले सकते हैं कि जैसे ही वो एक्टिवेट होता है ये फायर डोर एक्टिव हो जाता है और दोनों एरिया के बीच में आके डोर बंद हो जाता है। अब इस रेट की भी एक पर्टिकुलर इस डोर की भी एक पर्टिकुलर रेटिंग है कि ये कम से कम आधे घंटे से मैक्सिमम 4 घंटे तक उस आग को रोक कर रखेगा और वो एक कंपार्टमेंट से दूसरे कंपार्टमेंट में नहीं आएगी। इसी तरह से कुछ आपने देखा होगा हमारी बहुत क्रिटिकल जो इलेक्ट्रिकल केबल्स होती हैं जो कंट्रोल रूम से निकल रही होती हैं और क्रिटिकल एरिया में जा रही होती हैं, उनके ऊपर भी हम एक स्पेशल कोटिंग करते हैं जो आपको यहाँ इस वक्त पिक्चर में नज़र आ रही होगी। जो स्पेशल वाइट कलर की कोटिंग होती है, इस कोटिंग का क्या काम होता है कि अगर आग लग जाती है और हीट इस कोटिंग तक पहुँचती है तो ये कोटिंग जो है ये एक्सपेंड हो जाती है और उस केबल को जलने से बचाती है और तकरीबन आधे घंटे से 2 घंटे, 2.5 घंटे या 3 घंटे जो भी इसकी रेटिंग है उतनी देर तक उस आग को रेजिस्ट कर रही होती है।
तो ये बैक एंड पे फायर डोर्स हो गए, फायर विंडो हो गई, फायर वॉल्स हो गए, स्पेशल फायर प्रूफ इंक्लोजर हो गए, फायर रेजिस्टेंस कोटिंग हो गई, ये तमाम, या फिर स्मोक कंट्रोल असेंबलीज हो गई, ये तमाम इक्विपमेंट जो हैं फायर प्रोटेक्शन पैसिव फायर प्रोटेक्शन कहलाते हैं, उसी के अंदर शामिल होते हैं और इस तरह से ये काम करते हैं। इसके बाद दो टर्मिनोलॉजीज़ यूज़ की जाती हैं, एक ऑफेंसिव फायर फाइटिंग है और एक डिफेंसिव फायर फाइटिंग है। ऑफेंसिव फायर फाइटिंग क्या होती है? ऑफेंसिव फायर फाइटिंग एक प्रोएक्टिव अप्रोच होती है आपकी, और आपका फोकस होता है कि जैसे भी लेट्स सपोज किसी बिल्डिंग में, किसी एरिया में आग लगी है, तो आप उस बर्निंग स्ट्रक्चर के अंदर डायरेक्ट अटैक कर रहे होते हैं। आप फायर एक्सटिंग्विशर लेके, फायर होजेस लेकर उस बिल्डिंग के अंदर एंटर हो जाते हैं और बड़ी तेज़ी के साथ अपने उस इक्विपमेंट के साथ हैंड हेल्ड वाटर लाइन्स जो होती हैं उनके थ्रू आप बड़ी तेज़ी के साथ आग के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं और उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो ये जो आपकी एग्रेसिव अप्रोच है, ये अलाउ करती है आपको सेफ़ एंड इफेक्टिव इंटीरियर अटैक के लिए, और ये आप उस सूरत में कर रहे होते हैं जब आपको लाइफ को सेव करना पड़ता है और डैमेज को आपने मिनिमाइज़ करना होता है। तो जब भी आप डायरेक्टली इस तरह से बिल्डिंग्स के अंदर एंटर हो रहे होते हैं, उस तरह से डायरेक्टली जाके फायर फाइटिंग कर रहे होते हैं, इसको आप ऑफेंसिव फायर फाइटिंग करते हैं। दूसरी टर्मिनोलॉजी जैसे मैंने बात की, डिफेंसिव फायर फाइटिंग। डिफेंसिव फायर फाइटिंग एक ऐसी स्ट्रेटजी है जिसके अंदर फायर फाइटर जो है वो कोशिश करता है कि फायर को स्प्रेड होने से रोके, और वो बिल्डिंग के बाहर, बिल्डिंग के स्ट्रक्चर के ऊपर फायर फाइटिंग कर रहा होता है, वहाँ पे वाटर अप्लाई कर रहा होता है। और इसी तरह से लेट्स सपोज के किसी टैंक एरिया में आग लग गई है, किसी टैंक के ऊपर आग लग गई है, तो आप अपना पोर्टेबल इक्विपमेंट यूज़ कर रहे होते हो। किसी टैंक के एलपीजी का कोई टैंक है और करीबी एरिया में आग लग गई है और उसके ऊपर सारा हीट का एक्सपोजर है, और उसको बचाने के लिए हम क्या करते हैं कि हमें पता है कि यहाँ जो कंडीशन है, यहाँ पे ब्लेवी होने का चांस है। तो जब हमें ब्लेवी होने का चांस होता है तो हम क्या करते हैं कि हम अपना मैन पावर को बचाते हैं। तो हम अपना मैन पावर सब पीछे ले जाते हैं और पोर्टेबल इक्विपमेंट को आगे ला के फिक्स कर देते हैं, और उसके थ्रू हम फायर फाइटिंग कर रहे होते हैं। ये हमारी डिफेंसिव स्ट्रेटेजी होती है। और या फिर हमें लग रहा है कि ये बिल्डिंग जो है ये कोलैप्स होने वाली है, तो फिर हम बाहर से खड़े होकर अपना पोर्टेबल इक्विपमेंट यूज़ करते हैं। वो वाटर शील्ड हो सकती है, आपके ग्राउंड पोर्टेबल मॉनिटर, ग्राउंड रिवॉल्विंग मॉनिटर हो सकते हैं। ये तमाम इक्विपमेंट यूज़ करते हुए मैन पावर को आप पीछे रखेंगे, पोर्टेबल इक्विपमेंट को आगे रखेंगे, ताकि खुदा न खास्ता बिल्डिंग कोलैप्स हो जाए, ब्लेवी हो जाए, इस तरह की कंडीशन में हमारी मैन पावर सेफ रहे और जो हमारा इक्विपमेंट है उसके थ्रू हम फायर फाइटिंग कर रहे हों। अब एक और चीज़ है, एक और वर्ड है जो अक्सर हम सुनते हैं, हैज़मैट। हैज़मैट क्या है? हैज़मैट जो है ये हम शॉर्टली यूज़ करते हैं, नॉर्मली इसको हम कहते हैं हैज़र्डस मटीरियल। हैज़मैट, हैज़र्डस मटीरियल, और ये रेफ़र करता है किसी भी ऐसे सब्सटेंस को या मटीरियल को, इंक्लूडिंग वो सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैसेस भी हो सकती हैं, जो हमें पोज करती हैं, रिस्क है, जो कि हमारी हेल्थ के साथ रिस्क हो सकता है, सेफ्टी, प्रॉपर्टी और द इन्वायरमेंट। और अगर इसको हमने प्रॉपरली हैंडल नहीं किया तो तमाम हैज़र्ड्स हो सकते हैं। एग्जांपल हैं टॉक्सिक केमिकल्स हैं, फ्यूल्स हैं, रेडियो एक्टिव वेस्ट हैं, एक्सप्लोजिव हैं, बायोलॉजिकल एजेंट्स हैं। ये मटेरियल जो हैं ये क्लासिफाइड होते हैं बाय उनके डेंजरस कैरेक्टरिस्टिक्स के, जैसे कि फ्लेमेबिलिटी होगी, करोसिवनेस होगी, टॉक्सिसिटी होगी, या फिर सब्जेक्ट टू स्ट्रिक्ट रेगुलेशन फॉर हैंडलिंग, पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्ट टू प्रिवेंट हार्म। तो ये इस तरह का जितना भी मटेरियल होगा इसको हम हैज़मैट कहते हैं। हैज़मैट के ऊपर इंशाल्लाह जल्द ही मैं एक वीडियो भी लेकर आऊँगा, एक व्लॉग लेकर आऊँगा जिसमें आपको अच्छी सी इन्फॉर्मेशन हैज़मैट के बारे में देंगे। अब जब भी हम हैज़मैट को हैंडल कर रहे होते हैं, हैज़रस मटीरियल को हैंडल कर रहे होते हैं, और हमें पता चलता है कि किसी एक पर्टिकुलर एरिया में कोई ऐसा ख़तरा है, वहाँ पे हैज़मैट जो है वो लीक हो गया है, तो ऐसी कंडीशन में एक और वर्डिंग यूज़ की जाती है कि हॉट जोन, वार्म जोन और कोल्ड जोन। आपसे हैज़मैट से रिलेटेड सवाल किया जा सकता है कि हॉट जोन किसको कहते हैं, वार्म जोन किसको कहते हैं और कोल्ड जोन किसको कहते हैं। अब जो आपको सामने मैप नज़र आ रहा है, इसके अंदर आपको 3 तरह के सर्कल नज़र आ रहे हैं, ठीक है जी। जो सेंटर वन है वो एक्टिविटी जाहिर कर रहा है, जो बिल्कुल डार्क कलर का एरिया है, जो आपको बता रहा है कि ये आपका रेड जोन का एरिया है, यानी ये वो एरिया है जहाँ पे आपका कहना चाहिए कोई टॉक्सिक केमिकल है जो कि लीक हो गया है, ठीक है। अब इस एरिया में एंटर होना बिल्कुल भी अलाउ नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एंटर होने का मकसद है कि अगर प्रॉपर पीपीज़ के बगैर कोई भी शख्स इसके अंदर एंटर होता है तो उसके सीवियर कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। तो ये ग्रेटेस्ट डेंजर वाला एरिया होता है हॉट जोन, और लिमिटेड एक्सेस होती है पर्सनल की, जो कि स्पेशलाइज्ड प्रोटेक्टिव गियर होते हैं उनके पास, और वो इमीडिएटली अंदर जाके जो लाइफ सेव करनी होती है उस लाइफ को सेव करने के लिए एक्शन ले रहे होते हैं। इसके बाद जो आपको लाइट ऑरेंज कलर का कलर नज़र आ रहा है, ये आपका वार्म जोन होता है।
वार्म जोन जो होता है इसको हम ट्रांजिशनल एरिया भी कहते हैं, ताकि जो लोग वहाँ से वापस आते हैं तो जैसे वो वार्म जोन में आते हैं तो यहाँ पे डीकंटामिनेशन का प्रोसेस किया जाता है इससे पहले कि वो कोल्ड जोन के अंदर आ जाएं। डीकंटामिनेशन का प्रोसेस, इसको आगे जाके मैं आपको बताऊंगा डीकंटामिनेशन का मतलब क्या है। इसके बाद जो ग्रीन एरिया है वो आपका कोल्ड जोन एरिया है, सेफेस्ट एरिया होता है, और इसके अंदर आपकी इंसिडेंट कमांड पोस्ट होती है, मेडिकल ट्रीटमेंट होता है, पर्सनल सपोर्ट फंक्शंस होते हैं अकॉर्डिंग टू द यूएस एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी EPA। तो ये आपका हॉट जोन, वार्म जोन और कोल्ड जोन होता है। और याद रखिएगा ये हम उस वक्त इस्टेब्लिश करते हैं जब भी हम हैज़र्डस मटेरियल या बायोलॉजिकल इंसिडेंट्स को कंट्रोल करते हैं या उनके जो हैज़र्ड्स हैं उनको हम कंट्रोल कर रहे होते हैं। इसी तरह से एक और चीज़ कही जाती है कि डीकंटामिनेशन शावर क्या होता है। अब हमारे लिए बड़ा ज़रूरी है कि हम डीकंटामिनेशन शावर को समझें कि जब भी, जैसे मैंने बताया, कोई भी शख्स हैज़मेट मटेरियल को हैंडल कर रहा था और वो हॉट जोन से बाहर आता है, वो वार्म जोन में आता है, तो वहाँ पे जैसे आपको शावर नज़र आ रहा है, इस शावर के अंदर खड़ा हो जाता है और ये शावर जो है उस हैज़र्डस सब्सटेंस को अच्छी तरह से रिंस कर देता है। ये आम शावर नहीं होता है, इसके अंदर स्पेसिफिक नोजल्स दी जाती हैं डिफरेंट एरियाज़ के ऊपर, और जब इसको आप प्रेशराइज़ करते हैं तो प्रेशराइज पानी जो है वो बहुत तेज़ी के साथ पूरी आपकी बॉडी, आपके जो कपड़े आपने पहने हुए उनके ऊपर आता है और वो अच्छे तरीके से उस हैज़र्डस मटेरियल जो है वो उसको रिंस कर देता है, और वो शख्स जो है उसके ऊपर जितना भी ये इस तरह का केमिकल या बायोलॉजिकल एजेंट्स होते हैं, जो हार्मफुल मटेरियल होता है, वो निकल जाता है, वो डीकंटैम हो जाता है, और इस तरह से वो शख्स सेफ़ हो जाता है और उसके बाद वो सेफ जोन यानी कि कोल्ड जोन के अंदर एंटर होता है। तो ये शावर आप देख लें, इस शावर को हम डीकॉन शावर या डीकंटामिनेशन शावर कहते हैं। इसके साथ साथ एक और चीज़ बड़ी रेलेवेंट है, वो है NFPA डायमंड। NFPA डायमंड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हैज़र्डस सिंबल भी कहते हैं, NFPA डायमंड भी कहते हैं, और हर फायर फाइटर और सेफ्टी पर्सनल के लिए बहुत ज़रूरी है कि उनको पता हो कि NFPA डायमंड का क्या मतलब है। NFPA डायमंड एक्चुअली एक डायमंड शेप का साइन होता है जिसके 4 कलर होते हैं। टॉप पर रेड कलर होता है, बॉटम में वाइट कलर होता है, लेफ़्ट साइड पे अगर आप देखेंगे तो ब्लू है, और राइट साइड पे अगर आप देखेंगे तो येलो कलर है। अब इन चारों कलर्स के अंदर एक नंबरिंग होती है। जो मिनिमम नंबर है वो 0 है और मैक्सिमम नंबर जो है वो 4 है। अगर रेड एरिया में मैक्सिमम नंबर 4 है तो इसका मतलब है ये मटेरियल एक्सट्रीमली फ्लेमेबल है। इसी तरह से अगर हेल्थ हैज़र्ड ब्लू एरिया में नंबर 4 है, इसका मतलब है इस मटेरियल के अंदर, इसके कहना चाहिए इस बॉक्स के अंदर, इस टैंक के अंदर, इस ड्रम के अंदर जो केमिकल है और इसके अंदर शो हो रहा है कि ब्लू कलर के अंदर नंबर 4 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि ये मटेरियल जो है ये बहुत ही टॉक्सिक है, ये आपकी जान ले सकता है। इसी तरह से वाइट वाले एरिया में अगर खाली है वाइट वाले एरिया, इसका मतलब है इसमें कोई स्पेशल कंडीशन नहीं है, लेकिन अगर उसके अंदर एसिड का साइन है, उसके अंदर अल्कली का साइन है, उसके अंदर ऑक्सीडाइज़र का साइन है, तो इसका मतलब है इसकी कोई ना कोई हैज़र्ड उससे रिलेटेड है। इसके बाद जो रेड वाला एरिया है वो रिलेटिवली रिएक्टिविटी को जाहिर करता है, और अगर उसके अंदर नंबर 4 है तो इसका मतलब है ये बहुत ही मोस्ट डेंजरस है, ये कभी भी एक्सप्लोड कर सकता है। तो फायर फाइटर को अच्छे से समझना है इसको, ताकि फायर फाइटर जब भी किसी सीन ऑफ फायर पे पहुंचता है और वहाँ पे देखता है कि ये मटेरियल जो है आग के करीब है, जिसके ऊपर NFPA डायमंड लगा हुआ है, और उसका मतलब ये है कि ये हाईली फ्लेमेबल है, हाईली टॉक्सिक है या हाईली रिएक्टिव है, तो उसके लिए उसको फिर इमीडिएटली अप्रोप्रिएट एक्शंस लेने होंगे ताकि वो उसको अच्छे तरीके पे कंट्रोल कर सके। वरना अगर आप इस NFPA डायमंड को नहीं समझेंगे प्रॉपर्ली तो आपको इसके बारे में बिल्कुल इदराक नहीं होगा और आप इसको नुकसान उठा सकते हैं। इसी तरह से SDS या MSDS के बारे में सवाल हो सकता है। SDS यानी सेफ्टी डाटा शीट, ये न्यू वर्जन है MSDS का। पहले हम इसको कहते थे मटीरियल सेफ्टी डाटा शीट, लेकिन अब हम इसको कहते हैं सेफ्टी डाटा शीट। सेफ्टी डाटा शीट जो है ये इन्फॉर्मेशन दे रही होती है कि जो भी हैज़र्डस मटेरियल आपके पास है उसके अंदर क्या क्या डिटेल मौजूद है। नॉर्मली इसके अंदर 16 सेक्शंस होते हैं, जिसके अंदर इसकी केमिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी, फर्स्ट एड मेजर्स, फायर फाइटिंग मेजर्स, स्टोरेज एरिया, इमरजेंसी रिलीज़ कंट्रोल्स, इस तरह के तकरीबन 16 सेक्शन हैं जो आपको उस पर्टिकुलर केमिकल या सब्सटेंस के बारे में बता रहे होते हैं। और ये हर इस तरह के केमिकल और मटेरियल के साथ सेफ्टी डाटा शीट आ रही होती है, और आपका काम क्या है कि आपके एरिया में जहाँ भी इस तरह का कोई केमिकल है, इवन आपका फायर फाइटिंग फोम जो है उसके लिए भी ज़रूरी है कि आप उसके साथ सेफ्टी डाटा शीट लगा कर रखें।
अगर आपके सेक्शन में गैसोलीन या डीजल आप इस्तेमाल कर रहे हैं फायर ड्रिल के लिए, जहां आपने स्टोर किया हुआ है, आप वहां पर भी सेफ्टी डाटा शीट को लगा कर रखें। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो ये भी आपसे SDS या MSDS के बारे में सवाल हो सकता है। तो ये तमाम चीज़ें थी जो इस सेकंड पार्ट में हमने डिस्कस की हैं। तो उसको अच्छी तरह से समझिए, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।